नमस्कार, आज का स्वागत है। आज शुरुआत करते हैं एक अच्छी खबर से। उत्तर प्रदेश पुलिस के 8 जवानों का हत्यारा विकास दुबे आज सुबह पुलिस की गिरफ्त में आ गया। ताजा खबर यह है कि लखनऊ में विकास की वाइफ ऋचा दुबे ने भी सरेंडर कर दिया है। पुलिस ने ऋचा दुबे को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश पुलिस विकास दुबे को उज्जैन से लेकर लखनऊ के लिए निकल चुकी है, रास्ते में है। विकास दुबे को कुछ लोग शेर बता रहे थे, वो बहुत डरपोक निकला। कुछ लोग उसे हीरो कह रहे थे, वो कायर निकला। जो खुद को कानून से ऊपर समझ रहा था, वो आज कानून के सामने हाथ जोड़कर खड़ा है। जो दूसरों को मौत देने में जरा भी नहीं चकता था, वो आज महाकाल के दर पर जिंदगी की भीख मांगने पहुंचा था। लेकिन ऐसे शैतानों के भगवान भी कहां सुनते हैं। महाकाल के दरवाजे पर ही विकास दुबे पुलिस की गिरफ्त में आ गया और इस समय मध्य प्रदेश की पुलिस उज्जैन में मीडिया से बात कर रही है, जानकारी दे रही है। आपको सुनवाते हैं उज्जैन के एसपी की बात। हुआ है, उसी क्रम में आज सुबह ये विकास दुबे महाकाल दर्शन के लिए पहुंचा, मंदिर परिसर में पहुंचा। वहां राजेश माली के दुकान पे फूल प्रसाद लेने पहुंचा। वहां पे राजेश माली चूंकि टीवी में चल रहा था, वांटेड था, इसका चेहरा सब जाना पहचाना था। उसने इसको देखा कि लगा कि कहीं विकास दुबे ही तो नहीं है। सबसे पहले उसने महाकाल चौकी, महाकाल परिसर में जो हमारा प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी लगा हुआ है, उसमें राहुल और धर्मेंद्र को फ़ोन किया कि ये विकास दुबे लग रहा है, ऐसा मुझे संदेह हो रहा है। तो जैसे निर्गम द्वार पे गया तो वहाँ पे 250 रुपये का इसने टिकट लिया दर्शन करने के लिए, क्योंकि हम लोग महाकाल बाबा के दर्शन के लिए ऑनलाइन पूरा व्यवस्था किए हैं। ऑनलाइन पास बनवाने के बाद ही कोई जाता है और वीआईपी के दर्शन के लिए अलग से व्यवस्था है। उसी व्यवस्था के अंतर्गत इसने 250 का टिकट लेकर अंदर प्रवेश किया। जैसे अंदर प्रवेश किया तो जो प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी वाले हमारे जवान हैं, उन लोगों ने हमारे महाकाल चौकी में पदस्थ अधिकारी कर्मचारियों को भी सूचित किया। उसके बाद उन लोगों ने इसको बात करना शुरू किया। दर्शन करने के बाद जैसे निर्गम द्वार पे आया, उन लोगों ने उसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। उस पर इसने अपना नाम गलत बताया, अपना आईडी गलत बताया। उसके बाद जब उसको संदेह हुआ तो इन लोगों ने उससे गंभीरता से पूछताछ किया। तो बाद में इसने बताया कि मैं विकास दुबे हूँ। इसके बाद तत्काल इसको थाना ले जाया गया। सूचना मिलते ही सारे वरिष्ठ अधिकारी हम लोग थाने पहुँचे, उससे गंभीर पूछताछ हुई। हम लोग यही विकास दुबे है इस बात को और कन्फर्मेशन करने के लिए तत्काल संपर्क किए। यूपी कानपुर एसपी से संपर्क हुआ। कानपुर एसपी साहब से हमारी कई बार बात हुई। एसटीएफ जो उनकी छानबीन लगी थी वहाँ से बात हुई। बात करने के बाद हमने उसका वहाँ से फोटो मंगवाया। उज्जैन के एसपी ने इतना बताया कि विकास दुबे को कैसे पकड़ा गया, कहां पकड़ा गया। मध्य प्रदेश की पुलिस ने उसे यूपी पुलिस के हवाले कर दिया है। अब आगे का एक्शन उत्तर प्रदेश में होगा। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि हत्यारे विकास दुबे के सरेंडर की स्क्रिप्ट किसने लिखी। जो पूरी कहानी इस वक्त आपने सुनी है, उसका स्क्रीन प्ले किसने लिखा। मैं आपको बताऊंगा कि वो पकड़ा गया या उसने खुद को पकड़वाया। और यह भी बताऊंगा कि अपराधी ने महाकाल के मंदिर को ही क्यों चुना और उसे इस महाकाल के मंदिर तक पहुंचाने में किस किसने मदद की। जिस अंदाज में विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई, वो इसके शाते दिमाग का सबूत है। जिस अपराधी के पोस्टर पुलिस नेपाल बॉर्डर पर चिपका रही थी, जिस हत्यारे को पुलिस टोल नाकों पर खोज रही थी, जिस कातिल को पुलिस फरीदाबाद की गलियों में ढूंढ रही थी, वो वहां से 1200 किलोमीटर दूर उज्जैन पहुंच गया। विकास दुबे को जब पता लग गया था वो पुलिस की निगाह में आ गया है, उसके 2 साथी पकड़े जा चुके हैं, तो फिर उसने बाकी लोगों को अलग अलग रास्तों पर भेज दिया। पुलिस ने रात में इटावा के पास उसके एक साथी को मार गिराया, लेकिन विकास का कोई पता नहीं था। हैरानी की बात यह कि यह दुर्दांत अपराधी 15-16 घंटे में फरीदाबाद से 1200 किलोमीटर दूर उज्जैन पहुंच गया और किसी को भनक तक नहीं लगनी थी। इसका मतलब साफ है, उसका नेटवर्क पुलिस के साथ था, उसको जानकारी मिल रही थी। विकास दुबे उज्जैन से पहुंचा, शिप्रा नदी में स्नान किया और महाकाल के दर्शन करने पहुंचा। विकास को मारे जाने का खौफ था। वो जानता था बीच शहर में भीड़भाड़ वाली जगह पर पुलिस फायरिंग नहीं करेगी, उसका एनकाउंटर नहीं होगा। इसलिए उसने ऐसे हालात पैदा किए कि पुलिस को उसकी मौजूदगी का पता चले, और ऐसा हुआ भी। पुलिस आई, वो पकड़ा गया। उसकी पूरी कहानी आपने उज्जैन के एसपी से सुनी है, कैसे उसने चिल्ला चिल्ला के ऐलान किया कि वही विकास दुबे है, वही विकास दुबे है, कानपुर वाला विकास दुबे है।
मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। अरे हवाई नहीं हो यार गाड़ी नहीं बैठा। मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। कानपुर वाला हूँ, इन्होंने पकड़ लिया। विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। इन तस्वीरों में विकास दुबे का डर दिखता है, दहशत नजर आती है। जिस अपराधी पर 8 पुलिस वालों की हत्या का इल्जाम हो, पुलिस और सिस्टम जिसे प्रोटेक्ट करता आया हो, वो जब पुलिस के कब्जे में आया, पुलिस अपने साथ ले जाने लगी, वर्दी वालों ने चारों तरफ से घेर लिया, तो अचानक मुंह से सिर्फ 2 लाइन निकली। विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। जो विकास दुबे पुलिस को चकमा देता रहा, कानपुर फरीदाबाद घूमता रहा। 1 हफ्ते बाद उसकी भागम भाग उज्जैन में आकर खत्म हुई। यह खूंखार अपराधी महाकाल के द्वार पर पकड़ा गया। हालांकि उम्मीद के खिलाफ यह क्रिमिनल बिना किसी खून खराबे के पुलिस के कब्जे में आ गया, लेकिन वो चुपचाप पुलिस के साथ क्यों चल दिया, इसका अंदाजा तब लगा जब पुलिस ने विकास की गर्दन दबोच रखी थी। मौत का डर, एनकाउंटर का काउंटडाउन चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। विकास दुबे की बात सुनकर लगा कि अब उसके पास ऑप्शंस खत्म हो चुके हैं। वो ज्यादा देर छिप नहीं सकता था, उसे मारे जाने का डर था। इसलिए जैसे ही पकड़ा गया, जोर जोर से यह बताने लगा कि वही विकास दुबे है। विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। विकास दुबे इसलिए नहीं चिल्लाया कि वो खुद को पुलिस के हवाले कर रहा था। वो तो शोर मचाकर यह बताना चाहता था कि वो पुलिस की गिरफ्त में है और गिरफ्त में आए अपराधी को पुलिस मार नहीं सकती। इसीलिए मौत के डर से ये शातिर अपराधी चीखता सुनाई दिया। विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। विकास दुबे कानपुर वाला हूँ, इन्होंने पकड़ लिया। अब आपको तफसील से बताता हूं कि विकास दुबे कैसे पकड़ा गया। विकास दुबे सुबह 7:30 बजे ही महाकाल मंदिर के दरवाजे पर पहुंच गया था। इसके बाद अगले 2 घंटे तक वहां अफरा तफरी का माहौल रहा। तमाम तरह के दावे हुए। कुछ लोग सुबह कह रहे थे कि विकास दुबे ने आकर खुद अपना नाम बताया, उसने दर्शन के लिए अपने नाम की पर्ची कटवाई, गार्ड्स को अपना नाम बताया। लेकिन दोपहर के बाद कुछ लोग ये दावा करते दिखाई दिए कि विकास दुबे ने फर्जी नाम बताया था, उसने अपना हुलिया बदला हुआ था और जो पहचान पत्र दिखाया वो भी फर्जी था। इसके बाद शक हुआ और फोटो लेकर पहचान की गई। उसने जब मंदिर में दर्शन किए तब तक पुलिस को बुला लिया गया। विकास ने भागने की कोशिश की लेकिन उसे पकड़ लिया गया। तमाम तरह की बातें की जा रही हैं, तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं। मैं आपको उस वक्त की तस्वीरें दिखाता हूं और लोगों की बातें सुनवाता हूं तो आपको असलियत का अंदाजा खुद ब खुद हो जाएगा। मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। इस थप्पड़ की गूंज विकास दुबे के कानों में काफी दिनों तक गूंजती रहेगी। जिस वक्त पुलिस इस हत्यारे को महाकाल मंदिर परिसर से निकालकर गाड़ी की तरफ ले जा रही थी, उस वक्त आसपास भीड़ लग चुकी थी, रिपोर्टर्स पहुंच चुके थे। ये शातिर अपराधी समझ गया कि कैमरे हैं, वो अपनी बात कह सकता है, बाद में बोलने का मौका नहीं मिलेगा। विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। इसलिए वो फिर चिल्लाए। मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। असल में सुबह 7:30 बजे सबसे पहले विकास दुबे महाकाल मंदिर के पास दिखा। इसने एक दुकानदार से मंदिर जाने का रास्ता पूछा। दुकानदार ने रास्ता बताया, लेकिन इसी दौरान उसे शक हो गया। इस अपराधी ने मंदिर के अंदर वीआईपी दर्शन के लिए पर्ची कटवाई। पर्ची में नाम विकास दुबे ही लिखवाया, दर्शन किए, मंदिर परिसर में घूमता रहा। तब तक दुकानदार ने लोकायुक्त पुलिस में अपने एक परिचित को फोन लगाया, विकास की मौजूदगी के बारे में तला दी। इसी दौरान महाकाल मंदिर की सुरक्षा से जुड़ी होमगार्ड की प्लाटून कमांडर को भी विकास दुबे के बारे में जानकारी मिली। मैंने उसको गूगल सर्च किया, पुराने उसके फोटो देखे तो वो पुराने फोटो में वो थोड़ा मोटा है और अभी थोड़ा दुबला है। उसने अभी बाल भी कटा लिए, चश्मा लगाया था, मास्क लगाया था, तो पहचाना थोड़ा टफ था। लेकिन जैसे ही मैंने जूम करके उसका पुराना फोटो देखा तो उसके माथे पे लेफ्ट साइड में गहरा निशान था। और इसने जो मुझे फोटो भेजा मेरे गार्ड ने, तो मैंने उसको भी जूम करके देखा तो उसके माथे पर भी वो निशान था। तो मैं पूरी तरीके से श्योर हो गई थी कि ये वो विकास दुबे ही है। मैंने एसपी साहब को खबर की, मैंने कहा सर ये बात है। इस वक्त तक मंदिर प्रशासन और पुलिस को विकास दुबे की जानकारी लग चुकी थी, लेकिन चूंकि ये शातिर अपराधी था,
इसलिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। उसे घूमने दिया गया, मंदिर में दर्शन करने दिए गए। हालांकि जैसे ही वो काउंटर से निकला तब उसे सिक्योरिटी गार्ड ने पकड़ा, पूछताछ की। जब इससे आईडी कार्ड के बारे में पूछा तो उसने फर्जी आई कार्ड दिखाया। उसने अपना नाम शुभम बताया और अरे पहले विकास दुबे ने अपना नाम चेंज किया। हाँ, उसने शुभम बताया। अच्छा, और उसने आईडी मांगा तो नवीन पाल के नाम से उसकी आईडी थी। मतलब फर्जी आईडी भी रखे हुए थे। आईडी भी रखा था वो, और उसने बताया कि मैं दिल्ली से बाय रोड आया हूँ, तो वो एक्सेप्ट करने को ही तैयार नहीं था। पता यह भी चला है कि जिस दौरान मंदिर प्रशासन की तरफ से पूछताछ की जा रही थी तब विकास दुबे ने सिक्योरिटी गार्ड के साथ मारपीट भी की थी। लेकिन इसी हाथापाई के दौरान उसने चीख कर कहा कि मुझे पूरा भारत जानता है, मैं ही विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। अब उत्तर प्रदेश की पुलिस इस कानपुर वाले को कानपुर लेकर जा रही है। पुलिस की गिरफ्त में है। विकास पुलिस के सवालों के जवाब दे रहा है। उसने पुलिस के सामने 2 जुलाई की खूनी रात की सच्चाई बताई। विकास ने पुलिस को बताया कि उसे पुलिस की रेड के बारे में थाने से एडवांस पे खबर मिल गई थी। उसने एक दिन पहले ही अपने साथियों को हथियारों के साथ बुला लिया था, तैनात कर दिया था, और खबर यह मिली थी कि पुलिस सुबह आएगी, लेकिन पुलिस की टीम रात में ही पहुंच गई। लेकिन उसकी तैयारी पूरी थी। उसके साथियों ने पुलिस वालों को घेर कर मारा। विकास ने बताया कि उसके एक साथी ने कुल्हाड़ी से डीएसपी देवेंद्र मिश्रा की टांग काट दी। वो पुलिस वालों की लाशों को एक के ऊपर रखकर जला देने वाला था। जला देने की कोशिश करनी थी उन्हें, ताकि सबूत न रहे। इसके लिए लाशों को एक जगह रख लिया गया था। 50 लीटर केरोसिन भी था, लेकिन पुलिस पहुंच गई, इसलिए वो पुलिस वालों की लाशों को जला नहीं पाया। इस खूंखार अपराधी ने पुलिस को जो जो बताया वो सुनेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप भी सोचेंगे, कोई इंसान इतना शैतान, ऐसा हैवान कैसे बन सकता है। कानपुर के बिकरू गांव में शूटआउट वाले दिन गैंगस्टर विकास दुबे ने खौफनाक प्लानिंग कर ली थी। उज्जैन में चल रही पूछताछ में विकास दुबे ने कई खौफनाक खुलासे किए हैं। विकास दुबे सभी पुलिस वालों को मारकर उनके शव को जला देना चाहता था। विकास ने सनसनीखेज खुलासा किया है कि उसने कुएं के पास पुलिस वालों की लाश एक के ऊपर एक रखकर आग लगाकर सबूत नष्ट करने के बारे में सोचा था। इसके लिए उसने कई गैलन तेल मंगाकर रख लिया था, लेकिन पुलिस फोर्स आ गई और उसे पुलिस वालों की लाशें जलाने का मौका नहीं मिला। विकास ने पूछताछ में बताया कि उसे पुलिस रेड के बारे में पहले से जानकारी थी, इसीलिए उसने अपने आदमियों को हथियार के साथ एक दिन पहले ही इकट्ठा कर लिया था। विकास ने शहीद डीएसपी देवेंद्र मिश्रा को लेकर भी कई बातें बताई। विकास ने कहा कि उसकी शहीद डीएसपी से बनती नहीं थी। डीएसपी देवेंद्र मिश्रा ने कई बार देख लेने की धमकी दी थी, कई बार बहस हो चुकी थी। विकास ने पूछताछ में बताया, चौबेपुर के एसओ विनय तिवारी ने बताया था कि डीएसपी तुम्हारे खिलाफ है। विकास ने बताया कि वो डीएसपी देवेंद्र मिश्रा से काफी नाराज था। विकास ने कहा कि उसने डीएसपी को नहीं मारा। देवेंद्र मिश्रा की हत्या बगल वाले घर के आंगन में उसके साथियों ने गोली मारकर कर दी थी। विकास ने माना कि उसके साथी बउआ दुबे ने डीएसपी का पैर काटा। इस अपराधी ने कहा कि डीएसपी कहता था तुम्हारा एक पैर गड़बड़ है, दूसरा भी कर दूंगा, इसीलिए डीएसपी के पैर पर कुल्हाड़ी चलवाई। विकास दुबे ने यह भी बताया कि पुलिस वालों की हत्या के बाद उसने क्या किया। पूछताछ में विकास ने खुलासा किया कि उसने अपने सभी साथियों को अलग अलग भागने को कहा था। विकास दुबे ने बताया कि हमें खबर थी कि पुलिस सुबह आएगी, लेकिन पुलिस रात में ही आ गई। विकास दुबे ने जेसीबी के बारे में भी बताया। विकास दुबे ने कहा, रात में राजू नाम के उसके साथी ने जेसीबी मशीन को बीच सड़क में लगाया था। विकास ने यह भी खुलासा किया कि सिर्फ चौबेपुर ही नहीं, दूसरे थाने भी उसकी मदद करते थे। बदले में विकास दुबे सभी पुलिस वालों को खाना पीना खिलाता था और हर तरह से मदद भी करता था। हमारे संवाददाता अनुराग अमिताभ ने भी बहुत सारी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि उज्जैन में पुलिस की शुरुआती पूछताछ में विकास दुबे ने यह माना कि पिछले 7 दिन के दौरान भी कई पुलिस वाले लगातार उसके संपर्क में थे, उसकी मदद कर रहे थे। हैरान करने वाली बात है।
जिस तरह 7 दिन तक विकास 5 राज्यों की पुलिस को गुमराह करता रहा, पुलिस से बचता रहा, जिस अंदाज में आज उसने प्लान करके अपने आप को गिरफ्तार करवाया, उससे यह तो साफ है कि विकास दुबे का नेटवर्क काम कर रहा था। बहुत से लोग उसकी मदद कर रहे थे। अनुराग अमिताभ ने बताया कि उज्जैन में भी विकास दुबे का मददगार मौजूद था। पुलिस ने उसकी पहचान कर ली है और उसके घर को सील कर दिया गया है। विकास दुबे को लेकर पिछले 7 दिनों में एक बात कॉमन थी। जहां भी गया वहां इसके मददगार मौजूद थे। 5 राज्यों की पुलिस उसे खोज रही थी और ये अपराधी 4 राज्यों की सीमा को क्रॉस करके हरियाणा पहुंच गया। जब पुलिस फरीदाबाद पहुंची तो 5 राज्यों को क्रॉस करके मध्य प्रदेश में उज्जैन पहुंच गया। कि बिना किसी की मदद के तो हो नहीं सकता। विकास दुबे का नेटवर्क हर जगह एक्टिव था। विकास दुबे को लगातार हेल्प मिल रही थी। उज्जैन में भी बंटी नाम का कोई शख्स उसके साथ था, लेकिन उसे विकास का प्लान मालूम नहीं था, इसीलिए वो पुलिस को देखकर भाग गया। और उसने बताया कि वो शिप्रा में स्नान करके पहले आया और फिर उसके बाद उसने दर्शन करके वो यहाँ पे जैसे हमने उसको पकड़ा तो वो बंटी बंटी करके भी आवाज लगाया। उसके साथ 1 से 2 लोग। उज्जैन में हमारे रिपोर्टर अरविंद और अनुराग अमिताभ ने 5 लाख के इस इनामी बदमाश का कनेक्टिंग लिंक भी ढूंढ निकाला। हमारे संवाददाता अरविंद ने बताया है कि विकास दुबे उज्जैन इसलिए गया क्योंकि वहां उसका एक दोस्त मौजूद था। उसका दोस्त शराब बनाने वाली एक कंपनी में मैनेजर है। इसी ने विकास को बुलाया और उसकी मदद की थी। पुलिस ने उज्जैन की सागर कंपनी के मैनेजर और उसके पूरे परिवार को हिरासत में ले लिया। कड़ी पूछताछ की। विकास दुबे का मैनेजर दोस्त यूपी का ही रहने वाला है और उसके नागझिरी वाले घर को भी पुलिस ने सील कर दिया। अब सवाल यह है कि जब विकास दुबे के लोग उसकी मदद कर रहे थे, पुलिस वाले उसे खबरें दे रहे थे, तो फिर वो इस तरह पुलिस के शिकंजे में क्यों आया? उसने अपने आप को अरेस्ट क्यों करवाया? इसका जवाब एक ही है, डर, खौफ। पिछले 7 दिनों के दौरान यूपी पुलिस विकास दुबे के 5 साथियों का काम तमाम कर चुकी है। फरीदाबाद में जो 2 लोग उसके साथ थे, वो भी पिछले 24 घंटे में मारे गए हैं। 8 पुलिस वालों की हत्या के बाद विकास दुबे के गैंग ने जो हथियार लूटे थे, उनमें बहुत सारे हथियार बरामद कर लिए गए हैं। उसकी 18 करोड़ की संपत्ति को या तो जब्त कर लिया गया है या उसे नेस्तनाबूद कर दिया गया है। विकास दुबे से जिसका दूर दूर का भी नाता है, जिसने भी उसकी मदद की, वो पुलिस की गिरफ्त में है। और आज सुबह एक खबर आई कि जिस प्रभात मिश्रा को पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर फरीदाबाद से कानपुर ले जा रही थी, वो रास्ते में एनकाउंटर में मारा गया। यह खबर भी विकास के लिए एक क्लियर कट मैसेज थी, इंडिकेशन थी। विकास दुबे को हर रोज उसके साथियों की मौत की खबर मिल रही थी। आज सुबह जब वो महाकाल के दरवाजे पर पहुंचा, उसी वक्त उसके एक साथी के मारे जाने की खबर आई। जो शख्स 24 घंटे पहले तक विकास दुबे के साथ था, उसकी दुनिया से विदाई हो गई थी। आज सुबह कानपुर के पास पनकी में विकास का करीबी प्रभात मिश्रा एनकाउंटर में मारा गया। पुलिस प्रभात मिश्रा को फरीदाबाद से ट्रांजिट रिमांड पर कानपुर ले जा रही थी। पनकी के पास पुलिस की गाड़ी का पहिया पंक्चर हो गया। पुलिस वाले गाड़ी से नीचे उतरे। प्रभात ने मौका देखकर भागने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक प्रभात ने दरोगा की पिस्टल छीन ली और अंधाधुंध फायरिंग करने लगा। जवाबी फायरिंग में प्रभात मारा गया। गाड़ी पंचर हो गई थी यहाँ पुलिस की, तो उस समय इनको उतारा गया नीचे। उसी समय मौका देके इन्होंने दरोगा जी की पिस्टल छीन के यहाँ से भागा। फायरिंग करते हुए दरोगा जी बाल बाल बच गए। हमारे एसटीएफ की 2 जवानों को गोली लगी है और एक प्रभारी जो एसटीएफ को, उसको भी गोली लगी, बट बीपी पहना हुआ था इसलिए बच गया था। इस वक्त हम एनकाउंटर साइट पर हैं। पुलिस ने डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगाया है, लेकिन इस सर्कल के अंदर जो आप पिस्टल देख रहे हैं, ये पिस्टल प्रभात के हाथ में थी। एनकाउंटर यहीं पर हुआ जहां 2 गोले लगाए गए हैं। वहां आप खाली कारतूस आप देख सकते हैं, खोखा जिसको कहते हैं, वो खोखे आप देख सकते हैं। और यहीं पर प्रभात का शव पड़ा था। यानी सुबह 4:30 बजे हुई वारदात में प्रभात को यहां मार गिराया गया। पुलिस का कहना है कि प्रभात मिश्रा ने पुलिस पर गोली चलाई और 2 पुलिस वाले घायल हुए। पुलिस की गाड़ियों पर भी गोलियां लगी।
प्रभात मिश्रा गैंगस्टर विकास दुबे गैंग के मेन मेंबर्स में से एक था। जिस वक्त बिकरू गांव में शूटआउट के दौरान 8 पुलिस वालों की हत्या हुई, प्रभात मिश्रा भी फायरिंग कर रहा था। इस हत्याकांड के बाद वो साई की तरह विकास दुबे के साथ रहा। विकास दुबे जब कानपुर से भागा तो उसके साथ अमर दुबे और प्रभात मिश्रा भी थे। ये तीनों कानपुर से फरीदाबाद पहुंचे। अमर दुबे फरीदाबाद से हमीरपुर भाग गया और कल हमीरपुर में हुए एनकाउंटर में मारा गया। कल जब प्रभात मिश्रा पकड़ा गया था तब उसके कब्जे से 4 पिस्टल और 44 कारतूस बरामद हुए थे, जिसमें 9mm की 2 पिस्टल भी थी, जो विकास गैंग के बदमाशों ने घायल पुलिस वालों से लूटी थी। पुलिस के डर से विकास दुबे के पैर कांप रहे थे। उसे लगातार खबरें मिल रही थी, जिस साथी को पुलिस ले गई थी वो तो मारा गया। अपनी गैंग के जिस शार्प शूटर को विकास दुबे ने फरीदाबाद से वापस भेजा था, खुद से अलग कर दिया था, वो भी अपने ठिकाने पर नहीं पहुंच पाया। सुबह सूरज उगने से पहले बबुआ दुबे नाम का अपराधी इटावा के पास मारा गया। बबुआ दुबे ने 2 जुलाई को पुलिस पार्टी पर गोलियां चलाई थी। इसी अपराधी ने डीएसपी देवेंद्र मिश्रा को गोली मारने के बाद कुल्हाड़ी से उसकी टांग काटी थी। आज विकास के उज्जैन पहुंचने से पहले उसके सबसे करीबी और भरोसेमंद साथी बबुआ दुबे का एनकाउंटर हो गया। जब विकास दुबे फरीदाबाद से उज्जैन की तरफ भागा, उसी बीच पुलिस ने उसके गैंग के सबसे दुर्दांत अपराधी को मार गिराया। रणवीर उर्फ बबुआ दुबे को आज सुबह इटावा पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। इस अपराधी ने पुलिस को चकमा देने के लिए एक गाड़ी लूटी, चूंकि पुलिस को खबर मिल चुकी थी एक स्कॉर्पियो में 4 हथियारबंद क्रिमिनल इटावा के आसपास हैं। इसीलिए गाड़ी बदलने के लिए बबुआ दुबे ने एक स्विफ्ट डिजायर कार लूट ली। सुबह करीब 4:30 बजे जब पुलिस कार का पीछा कर रही थी, स्विफ्ट कार अपना बैलेंस खोकर एक पेड़ से टकराई, जिसके बाद कार में सवार बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को कई गोलियां लगी। बाद में बदमाश की मौत हो गई। इस बदमाश की पहचान हुई तो पता चला कि ये विकास दुबे गैंग का शातिर अपराधी प्रवीण उर्फ बबुआ दुबे है। बबुआ के 3 साथी फरार हो गए। उसके पास से एक पिस्टल और एक DBBL गन भी बरामद हुई है। आइडेंटिफिकेशन इसका कानपुर पुलिस द्वारा बाद में किया गया तो पता चला कि इस व्यक्ति का नाम बबुआ दुबे है और ये कानपुर वाली घटना में विकास दुबे का साथी था, उस घटना में इन्वॉल्व था। बबुआ पर कानपुर हत्याकांड के बाद पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम रखा था। बबुआ विकास का बेहद भरोसेमंद था। वो बिकरू गांव में विकास दुबे का पड़ोसी था। जिस दिन बिकरू गांव में शूट आउट हुआ, बबुआ दुबे अपनी छत से पुलिस वालों पर फायरिंग कर रहा था। पुलिस के मुताबिक बबुआ हर वक्त विकास के इशारे पर खून खराबे के लिए तैयार रहता था। शहीद डीएसपी देवेंद्र मिश्रा के शरीर पर कुल्हाड़ी से वार करने वाला भी बबुआ ही था। अपने साथियों के इस एनकाउंटर ने विकास दुबे को मजबूर कर दिया कि वो किसी तरह उज्जैन में जाकर पब्लिक के सामने अपने आप को गिरफ्तार करवा दे। अब यूपीएसटीएफ की टीम विकास दुबे को लेकर उज्जैन से लखनऊ के लिए निकल चुकी है, रास्ते में है। दूसरी तरफ लखनऊ में विकास की वाइफ ने भी पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। लखनऊ में मौजूद हमारी संवाददाता रुचि कुमार ने बताया कि कृष्णा नगर के एक खाली प्लॉट में विकास दुबे की वाइफ और उसका बेटा हाथ ऊपर करके बैठ गए और अपनी मौजूदगी की खबर पुलिस को भिजवा दी। इस वक्त रुचि कुमार हमारे साथ है। रुचि, मैं देख रहा हूं कि सुबह से आप विकास दुबे के मामले पर लगातार खबरें दे रही हैं, तेजी से खबरें दे रही हैं और सारा घटनाक्रम हमने देखा है। बहुत सारी बातें मैंने दर्शकों के साथ शेयर की हैं कि कैसे वो पकड़ा गया, कैसे वो लौटा। जो लखनऊ में जो कुछ हो रहा है, तो क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, उसकी जो पत्नी है ऋचा, उसके ऊपर ये आरोप है कि उसने अपने पति को भागने में मदद की। जिस दिन विकास ने 8 पुलिस वालों को कानपुर में मारा, उसी रात में करीब 1 बजे विकास ने अपनी पत्नी ऋचा को लखनऊ में इस घर में फ़ोन किया था जो कृष्णा नगर इलाके में है, और 2 बजे के आसपास 2:10 पे पत्नी अपने घर से निकल गई थी। उसके बाद ये पुलिस के हाथ नहीं आ रही थी, लेकिन आज जब उसके पति ने वो पति पकड़ गया, तो जैसे पति ने नाटकीय ढंग से पुलिस की पकड़ में आया, उसी तरह से पत्नी भी अपने बेटे के साथ एक
खाली प्लॉट में जाके बैठ गई और चिल्लाने लगी कि मैं उसकी पत्नी हूँ। तो पड़ोसियों ने पुलिस को फ़ोन किया, कृष्णा नगर इलाके की वहाँ पे पुलिस आई, उनको अपने साथ ले गई और अब एसटीएफ पत्नी को ले गई है। बेटे का कोई रोल इसमें नहीं दिख रहा है, लेकिन एसटीएफ इन लोग को अपने साथ ले गई है और पत्नी से पूछताछ होगी कि आखिर किस तरह से उसने अपने पति को भगाया, कैसे वो एक हफ्ता पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया। रजत जी, रुचि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। सुबह विकास उज्जैन में पकड़ा गया, रात होते होते उसकी वाइफ ने लखनऊ में सरेंडर कर दिया। क्या यह महज इत्तेफाक है? इसमें तो कोई शक नहीं कि यूपी पुलिस पूरी ताकत के साथ, मुस्तैदी के साथ विकास दुबे को खोज रही थी। 5 राज्यों की पुलिस यूपी पुलिस का साथ दे रही है। विकास दुबे के साथियों को खोज खोज कर मारा जा रहा था। पुलिस वालों की हत्या करने वाले 5 अपराधी मारे गए, कई पकड़े गए। ये सब सही है, लेकिन ये सही है कि इस गैंग के लीडर के पास पुलिस खुद नहीं पहुंची। कोई कुछ भी दावा करे, कितनी भी कहानी सुनाए। मैंने बड़े बड़े अपराधियों का एनकाउंटर देखा है, सरेंडर भी देखा है, और ये सही बात है कि विकास दुबे ने अपने सरेंडर की स्क्रिप्ट खुद लिखी, पूरी प्लानिंग के साथ अपनी मर्जी से सरेंडर किया। उसने महाकाल के मंदिर को चुना, वहां पहले अपना फोटो सेशन करवाया, बाकायदा अपना नाम अनाउंस किया ताकि सबको पता चल जाए कि एक कानपुर वाला मोस्ट वांटेड विकास दुबे है। जिस अपराधी को 5 राज्यों की पुलिस ढूंढ रही थी, उसने मंदिर के चौकीदार से अपने आप को पकड़वा दिया। यह पूरा इंतजाम उसने इसलिए किया क्योंकि उससे डर था, खौफ था कि यूपी पुलिस के हाथ लगा तो एनकाउंटर होगा और वो मारा जाएगा। वैसे भी उसके पैर में रॉड लगी है, वो ज्यादा दूर भाग नहीं पाता। इसलिए उसने सरेंडर का प्लान बनाया, क्योंकि वो कानून को भी जानता है, पुलिस के तौर तरीकों को भी जानता है। लेकिन ये सब बहादुरी नहीं है, ये मौत का खौफ है, ये डर है जिसने विकास दुबे से ये करवाया। अब यहां से आगे की स्क्रिप्ट यूपी की पुलिस लिखेगी। पुलिस विकास दुबे के पेट से एक एक बात निकलवाएगी, उसके कनेक्शन एक्सपोज होंगे। लेकिन एक बात के लिए मैं अभी से सावधान करना चाहता हूं। इस बात की तैयारी पूरी तरह होनी चाहिए कि विकास दुबे पुलिस कस्टडी के बाद जब जेल में जाए तो वहां उसका अपना राज चलाने का मौका नहीं मिलना चाहिए। विकास दुबे अगर जेल के अंदर रहकर अपराध का कारोबार जारी रख पाया तो यह सिस्टम की और सरकार की हार होगी, और यह उन 8 पुलिस वालों के साथ घोर अन्याय होगा जिनकी हत्या विकास दुबे ने करवाई जब वो अपनी ड्यूटी पर थे, अपना फर्ज अदा कर रहे थे। क्योंकि विकास दुबे ने जो गुनाह किया, उसके बाद जिस तरह के फैक्ट सामने आए, उसका असर पूरी यूपी पुलिस पर हुआ। 200 पुलिस वाले उसके पेरोल पर थे, बदनामी तो यूपी पुलिस की हुई। जिस तरह से विकास दुबे अलग अलग पार्टियों के नेताओं के साथ संबंध रखता रहा, उसकी तस्वीरें सामने आई है। उससे एक बार फिर पूरी राजनीतिक जमात, सब पार्टियां बदनाम हुई। लग रहा था इस हमाम में सब नंगे हैं। इसलिए आज भी ऐसा लगता था कि इस मुद्दे पर सियासत नहीं होगी, कम से कम नेता एक दूसरे पर इल्जाम तो नहीं लगाएंगे। लेकिन हुआ उल्टा। जैसे ही मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा ने यह कंफर्म किया कि उज्जैन में विकास दुबे पकड़ा गया, वैसे ही सियासत गर्म हो गई। ये इतनी नृशंस हत्या और की घटना जो हुई थाने वाली, उसके बाद से ही हमने पूरी मध्य प्रदेश को, पुलिस को अलर्ट किया हुआ था। अलर्ट मोड पर मध्य प्रदेश था। जैसे ही संदेह हुआ तो उज्जैन में महाकाल मंदिर से हमने गिरफ्तार कर लिया है उसको। महाकाल मंदिर से हमने गिरफ्तार कर लिया है। कांग्रेस के नेताओं ने विकास दुबे को लेकर बीजेपी पर हमले किए। कांग्रेस के नेता विकास की गिरफ्तारी को फिक्स्ड मैच बता रहे हैं। चूंकि नरोत्तम मिश्रा उज्जैन के प्रभारी मंत्री हैं, यूपी इलेक्शन के दौरान कानपुर के प्रभारी थे, बस इसी आधार पर कांग्रेस के नेताओं ने कह दिया विकास की गिरफ्तारी पहले से तय थी। सबसे पहले दिग्विजय सिंह बोले। उन्होंने 10 साल तक मध्य प्रदेश की सरकार चलाई है। दिग्विजय ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारा कर दिया कि मध्य प्रदेश बीजेपी के एक सीनियर नेता के सौजन्य से यह सब हुआ। किस आराम से वो व्यक्ति जो गैंगस्टर है, जिसके ऊपर 60 आपराधिक प्रकरण है, वो व्यक्ति दिन में बिना हथियार के
वहां महाकाल के मंदिर में दर्शन करने जाता है, उसे आप क्या कहेंगे? इसमें पुलिस का तो कोई लेना देना ही नहीं है। मैंने मांग की है कि न्यायिक जांच होना चाहिए। मिश्रा जी कानपुर के इंचार्ज थे 2017 में बीजेपी कैंपेन के। हालांकि शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विकास दुबे को मध्य प्रदेश पुलिस ने पकड़ा है, अब आगे का एक्शन यूपी पुलिस लेगी। जब शिवराज से कांग्रेस के आरोपों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा जो लोग खुद साजिश करते हैं उन्हें हर बात में साजिश दिखाई देती है, इसका कोई इलाज नहीं है। मध्य प्रदेश पुलिस ने हिरासत में लिया है, उत्तर प्रदेश में अपराध किया, इसलिए हम उत्तर प्रदेश की पुलिस को सौंपेंगे और वही कार्रवाई करेगी। उनको तो साजिश के अलावा कुछ दिखता ही नहीं, जाकी रही भावना। विकास दुबे की जो कुंडली सामने आई है उसमें वो हर पार्टी के साथ रहा है। जो पार्टी सरकार में आई उसने उसका झंडा उठा लिया, उसका चोला पहन लिया। जैसे उसने लोकल पुलिस को अपने पेरोल पर रखा, अफसरों को अपने दबाव में रखा, उसी तरह हर पार्टी के लोकल नेता किसी भी पार्टी को उससे डर कर रहते थे, उसके लिए काम करते थे और वो उनके लिए वोटों का इंतजाम करता था। अब सवाल यह है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता बढ़ चढ़कर विकास दुबे के बारे में बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? दिग्विजय सिंह कितना जोर से क्यों बोले? उत्तर प्रदेश का अपराधी मध्य प्रदेश की राजनीति में चर्चा का विषय क्यों बना? मध्य प्रदेश में विकास दुबे के मामले में इतनी बयानबाजी इसलिए हो रही है क्योंकि मध्य प्रदेश में 24 सीटों के बाई इलेक्शन है। इतने बड़े अपराधियों को पकड़ने का क्रेडिट अगर मध्य प्रदेश की पुलिस को, वहां की सरकार को, वहां के मुख्यमंत्री को मिलेगा तो बाई इलेक्शन में बीजेपी इसका फायदा ना उठा ले, इसलिए कांग्रेस ने साजिश का, फिक्सिंग का इल्जाम लगा दिया। हालांकि ये पब्लिक है, सब जानती है, अब जमाना बदल गया है। लेकिन मुझे लगता है इस मामले में अगर सियासत ना होती तो बेहतर था। खैर, अब ये भी लखनऊ से एक और बड़ी खबर आई है। पूरे उत्तर प्रदेश में कल रात से 13 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा। इस खबर की पूरी अपडेट मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले 35 सेकंड का एक स्पॉन्सर मैसेज। उसे एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लागू करने का फैसला किया है। यूपी में कल रात 10 बजे से 13 जुलाई सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। यूपी में कोरोना के मरीजों की संख्या 31,000 को पार कर गई है। आज ही 1150 नए मरीज सामने आए। नए कंटेनमेंट जोन बन रहे हैं। इसलिए योगी ने सख्त फैसला किया। कल रात 10 बजे से लेकर अगले 3 दिन तक यूपी के सभी शहरों, सभी गांवों में बाजार और दफ्तर पूरी तरह बंद रहेंगे। लोगों को अपने घरों में रहना होगा। हालांकि जरूरी सेवाएं, एसेंशियल सर्विसेज पहले की तरह चलती रहेंगी। और रुचि कुमार हमारे साथ हैं एक बार फिर इस खबर पर अपडेट के लिए। रुचि, क्या जानकारी आपके पास? क्यों अचानक ये फैसला लिया योगी आदित्यनाथ ने? देखिए, ऐसा है, पिछले 10-15 दिनों से यूपी में बहुत ज़्यादा कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। लखनऊ की अगर आप बात करेंगे, एक दिन में 180 इस तरह के कोरोना के केस आ रहे हैं और लोग सड़कों पर हैं। बहुत सारे लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं करते, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते, बाजारों में बहुत ज़्यादा भीड़ है, बेवजह घर से निकलते हैं, जिसकी वजह से कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है। आज शाम को सरकार ने गवर्नमेंट ऑफिसेज के लिए भी एक नोटिस जारी किया है कि 50% रोस्टर में अपने एम्प्लॉयज़ को वो ऑफिस बुलाएं। और अब ये लॉकडाउन हो गया है क्योंकि सरकार को ऐसा लग रहा है कि अगर ये लॉकडाउन नहीं करेंगे तो कोरोना के केस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। यूपी के अस्पतालों की रजत जी बात करें तो आज से 10 दिन पहले करीब सिर्फ 20% वहाँ पे मरीज रहते थे और अब अगर आप देखेंगे अस्पताल 90% बेड वहाँ पे फुल हो गए हैं। ज़्यादा और जगह अस्पताल बनाए जा रहे हैं, बेड्स वहाँ तैयार किए जा रहे हैं, तो हालात थोड़े चिंताजनक हैं। तो इससे निपटने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है कि अब 3 दिन अगले यूपी में लॉकडाउन रहेगा। रजत जी। रुचि कुमार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से यूपी में अब तक कोरोना को कंट्रोल किया है वो काबिल तारीफ है। 23 करोड़ की आबादी वाले राज्य में 31,000 मरीज, जबकि 2 करोड़ वाली आबादी जिसकी है उस दिल्ली में मरीजों की संख्या 1,05,000 से ऊपर है।
पूरे देश में कोरोना के मरीजों की तादाद 7,77,000 को पार कर गई है। जिस तरह से देश में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उसके बाद सख्ती तो करनी पड़ेगी। जहां जहां खतरा होगा वहां ज्यादा सख्ती होगी। जैसा रुचि कुमार बता रही थी कि जगह जगह पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे, लोग मास्क नहीं लगा रहे। अगर अपील से काम नहीं चलेगा तो फिर सख्त फैसले करने होते हैं, और योगी आदित्यनाथ ऐसे काम में सबसे आगे रहते हैं। वो जरा भी हिचकिचाते नहीं है। इसीलिए उन्होंने एक बार फिर से लॉकडाउन लगाने का फैसला किया। और एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर में फ्रस्ट्रेटेड आतंकवादी अब कश्मीरियों को, कश्मीरी मुसलमानों को, हमारे भाई बहनों को, वहां के लोकल लीडर्स को निशाना बना रहे हैं। निहत्थे लोगों को, मासूम लोगों को। कल रात आतंकवादियों ने अपनी दुकान पर बैठे जम्मू कश्मीर बीजेपी वर्किंग कमेटी के मेंबर वसीम बारी, उनके पिता और उनके छोटे भाई को बड़ी बेरहमी से मार डाला। दहशतगर्दों ने इन तीनों की हत्या सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि वो भारत का झंडा उठाते थे, देशभक्ति की बात करते थे, आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाते थे। वसीम बारी पर हमले पहले भी हुए, धमकियां उन्हें पहले भी मिली। इसलिए सरकार ने उन्हें 10 सुरक्षाकर्मी दिए थे, लेकिन जब आतंकवादियों ने हमला किया तो एक भी सिक्योरिटी पर्सनल वहां पर मौजूद नहीं था। अब सभी 10 सुरक्षाकर्मियों को सस्पेंड करके गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या वसीम बारी को उस कश्मीर घाटी में तिरंगा फहराने की सजा मिली जहां आतंकवादी पाकिस्तानी झंडा फहराने का ख्वाब देखते हैं? वसीम बारी हर वो काम करते थे जो आतंक के आकाओं को खटकता था। वो कश्मीर घाटी में तिरंगा फहराते थे, लोकतंत्र की बातें करते थे, बीजेपी के नेता थे। वसीम की हत्या उस वक्त की गई जब वो अपने पिता बशीर शेख और भाई उमर सुल्तान के साथ दुकान पर बैठे थे। घर और दुकान साथ ही हैं। तीनों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गईं। वसीम की मौत तो दुकान में ही हो गई, जबकि पिता और भाई ने हॉस्पिटल में दम तोड़ा। हैरानी की बात यह है कि वसीम बारी को 10 सुरक्षाकर्मी मिले थे, लेकिन हमले के वक्त इनमें से एक भी दुकान पर मौजूद नहीं था। ये वसीम बारी का रेजिडेंस कम ऑफिस है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बीजेपी के झंडे यहाँ पर लगे हुए हैं। यहीं से ही वो अपना जो काम है उसको ऑपरेट करते थे बीजेपी के लिए। वर्ष 2014 से वो बीजेपी के साथ जुड़े हुए थे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बन गए थे, उसके बाद उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया था। जिस शख्स की सुरक्षा में 10 पुलिस वाले तैनात हो, उसकी हत्या हो जाए और हमले के वक्त मौका वारदात पर कोई मौजूद न हो, ये महज संयोग नहीं हो सकता। पुलिस अधिकारी भी मान रहे हैं कि ये लोग अपनी ड्यूटी निभाने में नाकाम रहे। ऐसे में अब इन सभी सुरक्षा कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही इन्हें गिरफ्तार कर इनसे पूछताछ की जा रही है। हत्यारों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। मिलिटेंट को हम आइडेंटिफाई कर लिए हैं। ये लश्कर तोबा का ग्रुप का मिलिटेंट है, उसमें एक पाकिस्तानी मिलिटेंट है, एक लोकल मिलिटेंट है और जिसका नाम आबिद है। हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं। बहुत जल्दी इस मिलिटेंट को पुलिस, आर्मी, सीआरपी मिलके इसको न्यूट्रलाइज कर लेगी। जम्मू कश्मीर में बीजेपी के प्रेसिडेंट रविंद्र रैना वसीम के परिवार को बहुत अच्छे तरह जानते हैं। काफी गहरा उनका नाता रहा है। उन्होंने बताया कि ये परिवार शेर की तरह रहा, एक जाबाज सिपाही की तरह वो भारत की बात करते थे, जिसकी वजह से कई लोग उनसे खफा थे। रैना ने बताया कि पाकिस्तानी दहशतगर्द कश्मीर की घाटी को कब्रिस्तान बनाना चाहते हैं, लेकिन उनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। शेख वसीम बारी साहब और उनका परिवार शेरों की तरह यहाँ रहते थे। वो टाइगर थे। कायराना हमला किया गया, रात के अंधेरे में छिपकर पीठ पर वार किया। इन पाकिस्तान के कायर दहशतगर्दों ने इनको इनके गुनाहों की सजा मिलेगी। पाकिस्तान कश्मीर को कब्रिस्तान बनाना चाहता है। छोटे छोटे मासूम बच्चों का कत्ल, छोटी छोटी बच्चियों का कत्ल, बच्चों के माँ बाप का कत्ल, दादा दादी का कत्ल कश्मीर के अंदर ये पाकिस्तान के दहशतगर्द कर रहे हैं। ये इंसानियत के, मानवता के कातिल हैं। इनको इनके गुनाहों की कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। ये बात सही है कि पाकिस्तान कतई नहीं चाहता कि कश्मीर में जमहूरी ताकतें मजबूत हों। वहां भारत का जो पॉलिटिकल सिस्टम बनाया जा रहा है उसे ताकत मिले।
वो नहीं चाहते कि लोकल लीडर सामने आए और कश्मीर में डेवलपमेंट हो, विकास हो। इसलिए पाकिस्तान के इशारे पर डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए पहले सरपंचों पर हमले हुए, कांग्रेस के नेताओं की हत्या हुई और बीजेपी नेताओं पर हमला हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। लोकल नेताओं पर हमला करने वाले आतंकवादियों को उनके गुनाह की सजा बहुत जल्द मिलेगी। आज पाकिस्तान और चीन की एक और साजिश पकड़ में आई। पता चला कि फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे वेल नोन ऐप्स के जरिए जासूसी की जा रही थी। इस चौंकाने वाली खबर की डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा एक ब्रेक के बाद बताता हूं। क्या आप सोच सकते हैं कि डेली हंट न्यूज, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्रू कॉलर जैसे ऐप देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकते हैं? कौन कह सकता था कि इनसे पाकिस्तान और चीन को हमारे देश की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मिलती है? लेकिन ये हो सकता है। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने सिक्योरिटी एजेंसीज को इस खतरे के बारे में आगाह किया है। इसलिए आज चीन के 59 ऐप्स के अलावा 30 और ऐप्स पर एक्शन लिया गया है। सेना ने एक बड़ा फैसला लिया, अपने अफसरों को, अपने जवानों को इन 89 ऐप्स को डिलीट करने को कहा है। सेना ने इन ऐप्स को सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए खतरा बताया है। जिन ऐप्स को मोबाइल फोन से डिलीट करने को कहा गया उनमें डेली हंट न्यूज, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टिंडर, ट्रू कॉलर और गेमिंग ऐप पबजी जैसे ऐप्स शामिल हैं। इन ऐप्स को डिलीट करने के लिए 15 जुलाई की डेडलाइन तय की गई है। हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद ने बताया कि सेना के मुताबिक इन ऐप्स के जरिए देश की सेंसिटिव जानकारी लीक हो रही है और कई ऐसे केसेस सामने आए हैं जब इन ऐप्स के जरिए जवानों को हनी ट्रैप में फंसाया गया। इन 89 ऐप में वो 59 चीनी ऐप भी शामिल हैं जिन्हें कुछ दिन पहले सरकार ने बैन किया था, पाबंदी लगाई थी। सेना की तरफ से कहा गया कि जो अफसर और जवान इन ऐप्स को डिलीट नहीं करेंगे उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। सेना का दावा है कि इन ऐप्स के जरिए इंफॉर्मेशन जुटाकर पाकिस्तान और चीन एलओसी और एलएसी पर गड़बड़ी कर रहे हैं। इससे पहले सेना ने पिछले साल नवंबर में अपने अफसरों को और अपने जवानों को ऑफिशियल वर्क में व्हाट्सएप के इस्तेमाल से बचने की सलाह दी थी। यही नहीं, एयरबेस, नेवल बेस और डॉकयार्ड जैसी जगहों पर, ये जो सेंसिटिव जगहें हैं, यहां स्मार्टफोन ले जाने पर रोक लगा दी गई है। जवानों से कहा गया था कि वो फेसबुक पर वर्दी में अपनी तस्वीरें पोस्ट न करें और अपने यूनिट की लोकेशन किसी को न बताएं, किसी के साथ शेयर न करें। इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक आर्मी हेडक्वार्टर इसको लेकर बेहद सतर्क है। यहां तक कि सिमिलर मिलती जुलती ईमेल आईडीज भी पाकिस्तान और चीनीज के द्वारा जनरेट की गई ताकि कोई भी ऑफिसर ये समझे कि वो ऑफिशियल मेल है, लेकिन दरअसल वो हैकिंग सॉफ्टवेयर के साथ वो पूरी डिटेल है ताकि जैसे ही उसे वो क्लिक करे उसकी पूरी इंफॉर्मेशन शेयर चाइनीज या फिर पाकिस्तानी आर्मी के जो हैकर्स हैं वो कर लें। इंडिया टीवी को इस बात की भी पुख्ता जानकारी मिली है, इसी को लेकर सतर्कता बढ़ती जा रही है और स्पेसिफिकली ये कहा गया है कि अगर कोई भी अनजान फोन नंबर से फोन आता है या पाकिस्तान इंफॉर्मेटिव ऑफिसर आपको कॉल कर रहा है, हनी ट्रैप या फिर कोई भी अनजान व्यक्ति आपको अप्रोच कर रहा है तो बेहद सतर्क रहें। यहां तक कि अनजान व्यक्ति की ईमेल आईडी को भी आप ओपन ना करें क्योंकि हो सकता है इसकी आड़ में वो आपके आईपी एड्रेस को ट्रेस करे और फिर आईपी एड्रेस को हैक करते हुए आपके कंप्यूटर से सारी डिटेल निकाल ले। अब तक तो हम इधर उधर से सुनते थे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे ऐप जिनको हर कोई यूज करता है, इन पर डाले गए इंफॉर्मेशन सेफ नहीं है, कई लोग कहते थे। लेकिन ज्यादातर लोग इन पर यकीन नहीं करते, तो उन्हें लगता था कि यह चाहे फेसबुक हो या व्हाट्सएप हो, इनक्रिप्टेड है और डेली न्यूज हंट से क्या नुकसान हो सकता है, ये तो सब सेफ है। लेकिन अब धीरे धीरे असलियत सामने आ रही है। पहले पता चला कि चाइनीज ऐप सेफ नहीं है, उनके जरिए हमारा डेटा चीन तक पहुंच जाता है और इस पर तो लोगों ने रिएक्ट किया और धड़ाधड़ चाइनीज ऐप्स को डिलीट करना शुरू कर दिया। अब यह पता चला कि फेसबुक, व्हाट्सएप ये ऐसे ऐप्स हैं जो सेना के लिए, सुरक्षा बलों के लिए सेफ नहीं है क्योंकि इनके जरिए जासूसी होती है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन दुश्मन के हाथ लगती है। इसलिए फौज पर जो पाबंदी लगाई गई है इनके इस्तेमाल के लिए,
वो अच्छी बात है, लेकिन हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज में काम करने वाले लोग, इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व लोग और जहां जहां देश की सुरक्षा से संबंधित सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, उन सब लोगों पर इस तरह की रोक लगाने की, इस तरह की लगाम लगाने की जरूरत है। आज अरुणाचल प्रदेश से हैरान करने वाली तस्वीरें आई। 3 दिन से लगातार हो रही बारिश के कारण ईटानगर में लैंडस्लाइड हुआ। पहाड़ की मिट्टी नदी के पानी की तरह रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ी और लोग जान बचाने के लिए भागे। मलबे के सैलाब में कई मकान और गाड़ियां दब गई। इसकी यह हैरान करने वाली तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा एक ब्रेक के बाद। मैं आपको अरुणाचल प्रदेश से आई बारिश, बाढ़, लैंडस्लाइड और रेस्क्यू ऑपरेशन की हैरत अंगेज तस्वीरें दिखाता हूं। लगातार हो रही बारिश की वजह से अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में लैंडस्लाइड हो गया, जिसकी वजह से कई मकान मलबे में दब गए। एक जगह बारिश के कारण एक नदी में अचानक पानी का लेवल बढ़ गया। 2 लोग पानी में फंस गए। इन लोगों को बड़ी मुश्किल से रेस्क्यू किया गया। ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं। सोचिए, जिनके घर को निकल जाने के लिए मलबा आगे बढ़ रहा है, उनका क्या हाल होगा। जो लोग सब कुछ छोड़कर जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, उन पर क्या बीत रही होगी। तस्वीरें अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर की हैं। कई दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से ईटानगर की डोकम कॉलोनी पर पूरा का पूरा पहाड़ दरक गया। राहत की बात ये रही कि पहाड़ी इलाके में घर थोड़ा दूर दूर होते हैं, इसीलिए इस लैंडस्लाइड की चपेट में सिर्फ 5 घर आए। लेकिन मलबा जब तक कॉलोनी तक पहुंचता, तब तक लोग घर बार छोड़कर भाग चुके थे, इसीलिए किसी की जान नहीं गई। रोड ब्लॉक हो गई, इलेक्ट्रिक पोल टूट गए। अरुणाचल से बारिश से पैदा हुई मुसीबतों की कई तस्वीरें आई हैं। कई इलाकों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो सीबो कोरोंग नदी की हैं। को भी उसको बचा दो, दोनों को भी बचाओ। हाँ, उसको भी बचाओ, उसको बचाओ, उसको बचाओ। पैसा छूट जाएगा। नदी का पानी अचानक बढ़ने से ये दोनों लोग उस पर फंस गए। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से इन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। पहले पुल से 2 रस्सियां नीचे फेंकी गईं। पहला शख्स तो आराम से निकल आया, लेकिन दूसरे शख्स को खींचने में थोड़ी दिक्कत हुई, क्योंकि उसने रस्सी ठीक से नहीं बांधी थी। ऊपर आते वक्त वो इधर उधर झूल रहा था। पुल से चोट लगने का डर था। माता को लगेगा रे, उधर आराम से, आराम से, आराम से। लेकिन आखिरकार उसे भी रेस्क्यू कर लिया गया। दोनों को हॉस्पिटल ले जाकर ट्रीटमेंट दिया गया। अब दोनों ठीक हैं।